Get the freshest cow and buffalo milk delivered to your home with Country Delight. Straight from the farm in 24 to 36 hours of milking with 100% contactless delivery. Get a free milk testing kit with your first order to test your milk's purity at home. Make your morning safe and bright with the freshest milk from Country Delight. Tap the banner to download the Country Delight app. आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज आप सुनना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी खुशबू के साथ। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हों, केसेस के घटते बढ़ते मामलों का एनालिसिस हो या वैक्सीन की रफ्तार हो। इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। दुनिया को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक बीमारी के सिलसिले में लोगों के पास कई संदेह बरकरार हैं। आम सवालों में से एक ये है कि कोविड-19 के खिलाफ बनी एंटीबॉडी कब तक रहती है। किसी स्टडी ने बोला 6 से 8 महीने, तो किसी स्टडी का कहना था कि ये 9 महीने रहती है। अब 1 साल बाद एक और स्टडी आई है अमेरिका के सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से। इस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों पर एक स्टडी की है। इसके आधार पर रिसर्चर्स ने दावा किया है कि माइल्ड लक्षणों से रिकवर करने के कुछ महीनों बाद भी शरीर में इम्यून सेल्स वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं। ये सेल्स जिंदगी भर शरीर में रहेंगे और इस दौरान कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते रहेंगे। यानी ये जो सेल्स हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ पूरी जिंदगी प्रोटेक्शन देते रहेंगे। ये स्टडी साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है। वहीं एक और स्टडी है जो हमारे एक और सवाल का जवाब देती है। ये स्टडी भी अमेरिका की ही है। स्टडी के मुताबिक कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी वैक्सीन लगवाने के बाद और सुधर जाती है और कम से कम 1 साल से लेकर ज़्यादातर मामलों में उम्र भर बनी रहती है। ये स्टडी एक मायने में खुशखबरी से कम नहीं लगती है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, इस पर और जानकारी के लिए मैंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के एक्सपर्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, वैक्सीनोलॉजिस्ट और लेखक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से बात की। डॉक्टर लहरिया ने डॉक्टर गगनदीप कंग और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ भारत की रणनीति पर एक किताब लिखी है, टिल वी विन। उनसे सबसे पहला सवाल तो मैंने यही पूछा कि एंटीबॉडी क्या होती है और कैसे बनती है। अगर हम शरीर के सुरक्षा तंत्र को समझने की कोशिश करें तो उसमें कई तरह की इम्यूनिटी होती है। जो इम्यूनिटी हमें कुछ बर्थ के साथ पैदा होती है उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और कुछ हमें जन्म के बाद व्यक्ति को या तो टीकाकरण के माध्यम से या नेचुरल इन्फेक्शन के माध्यम से पैदा होती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो बर्थ के साथ होती है, कुछ शरीर का सुरक्षा तंत्र होता है जिसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको बी सेल्स और टी सेल्स बोलते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने बी सेल और टी सेल के बारे में सुन रखा होगा। बी सेल्स का मुख्य काम शरीर में एंटीबॉडी बनाना है। सबसे पहले शरीर का सुरक्षा तंत्र किसी भी जो फॉरेन पैथोजन है या जो बीमारी कर सकता है उसमें उस भाग को आइडेंटिफाई करता है जिसको एंटीजेनिक पोर्शन बोलते हैं। एंटीजन को पहचानने के बाद शरीर की बी सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। ये विशेष कोशिकाएं होती हैं और जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। काफी अलग अलग तरह की एंटीबॉडी होती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जी, एम। तो उनका अलग अलग उद्देश्य होता है। जहां तक हम अगर वैक्सीन के संदर्भ में इसकी बात करें और अगर उनका उदाहरण लें तो आप समझ लीजिए कि जब भी वैक्सीन दी जाती है तो वो वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर जब वैक्सीन शुरुआत में दी जाएगी तो उसमें एक एंटीजेनिक पोर्शन होता है, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के खिलाफ जो वैक्सीन है उसमें उसकी स्पाइक प्रोटीन शरीर में वैक्सीन के माध्यम से दी जाती है और शरीर उसको पहचान लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। तो वैक्सीनेशन के बाद पहले 6-7 दिन में धीरे धीरे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। इस प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। करीब 7 दिन के बाद वो सारी सेल्स और अलग अलग तरह की सेल्स, इम्यून सिस्टम की सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं
और वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। तो करीब इसमें और 7 दिन लगते हैं और 2 सप्ताह बाद, वैक्सीनेशन के 2 सप्ताह बाद वो हर सिस्टम एक सुचारू रूप से काम करने लगता है। उसमें कुछ मैच्योरिटी आती है, कुछ सेल्स परिपक्व होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन देने के पहले 3 सप्ताह के भीतर वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद व्यक्ति प्रोटेक्टेड नहीं होता, लेकिन 3 सप्ताह के बाद कुछ हद तक उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है और एंटीबॉडी बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यही वजह है कि वैक्सीन के बीच में कम से कम अंतर 3 सप्ताह रखा जाता है। उससे अधिक अंतर हो सकता है, यह निर्भर करता है कि वो प्रक्रिया क्या है और कौन सा एंटीजन दिया गया है। डॉक्टर, वैक्सीन की सेकेंड डोज के बाद क्या होता है? जब दूसरी बार कोई वैक्सीन दी जाती है और लगाई जाती है तो उस परिस्थिति में क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स पहले से ही उस वैक्सीन में जो कंपोनेंट होता है एंटीजन, उसको पहचान चुके होते हैं। तो जब दूसरी बार दिया जाता है तो सुरक्षा तंत्र को समझने में उतनी देर नहीं लगती है, तो वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है। और इस प्रक्रिया में क्योंकि वो पहचान चुका था एंटीजेनिक पार्ट को, तो इस प्रक्रिया में वो काफी संख्या में एंटीबॉडी बनाता है। और जब दूसरा डोज दिया जाता है, इसको बूस्टिंग इफेक्ट के लिए दिया जाता है। पहला प्राइमिंग, सेकंड बूस्टिंग। तो बूस्टिंग के बाद जो एंटीबॉडी बनते हैं बी सेल के माध्यम से, वो काफी अधिक मात्रा में होते हैं। जब अधिक मात्रा में होते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वो व्यक्ति लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रह सकता है। साथ में मैं यहाँ भी यह भी बताना चाहूंगा कि बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन शरीर में एक अन्य तरह के सेल्स भी होते हैं जिनको टी सेल्स कहते हैं। ये टी सेल अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के टी सेल्स होते हैं, जैसे किलर टी सेल्स। उनका काम होता है जो एंटीजन या पैथोजन है उसको पहचानना और उनको न्यूट्रलाइज कर देना या खत्म कर देना। उसी तरह से एक मेमोरी टी सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कि जो एंटीजन है या जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया वायरस का वो हिस्सा है जो बीमारी करता है, उसको पहचानता है। और इसकी खास बात यह होती है कि मेमोरी टी सेल बहुत कम संख्या में होते हैं शरीर में। आमतौर पर किए जाने वाले टेस्ट के माध्यम से इनकी जांच नहीं की जाती है और कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन यह लंबे समय तक रह सकते हैं। तो जैसे कि अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि कोविड-19 की अधिकतर वैक्सीन मेमोरी टी सेल्स भी जनरेट करती हैं। तो उसका अर्थ हुआ कि अगर, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी होते हैं समय के साथ गिरते चले जाते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 की वैक्सीन लगी है, उसके 6 से 9 महीने बाद उसका एंटीबॉडी स्तर गिर जाए और अगर एंटीबॉडी की जांच की जाए तो हो सकता है उसमें निगेटिव आए। लेकिन इन मेमोरी टी सेल्स की खास बात है कि चूंकि इनको मेजर नहीं किया जाता, इनकी संख्या भी बहुत कम होती है, जैसे 50 से 100। और जब व्यक्ति के शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं है या व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है तो ये मेमोरी टी सेल्स आराम से जाके जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके बीच में बोन मैरो होती है, उस बोन मैरो में जाके आराम करते हैं। और जब तक कोई वो पैथोजन दोबारा से नहीं आता है तब तक वहां पर आराम करते रहते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं करते, बरसों तक वहां पड़े रह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आज से 4, 6, 10 साल बाद कभी भी वही पैथोजन अगर जो बीमारी करने वाला एजेंट है वो लौट कर आता है तो ये मेमोरी टी सेल्स उसको भूले नहीं होंगे और उस पैथोजन को अचानक से पहचान लेंगे और वो तुरंत जो बाकी सेल्स होती हैं जिनका काम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है उनको सजग कर देंगे और एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इन सब बातों को मिला के मैं कहूंगा कि जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को शुरुआत में एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और एंटीबॉडी बनते हैं। साथ में कुछ अन्य सेल्स को बनाने के लिए भी बना देते हैं जिनको मेमोरी टी सेल कहते हैं। तो फिलहाल माना जा रहा है कि ऐसा होने पर व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहता है इमीडिएट पीरियड में एंटीबॉडी के माध्यम से, लेकिन संभावना मानी जा रही है कि वो टी सेल बनने की वजह से व्यक्ति लंबे समय तक भी प्रोटेक्टेड रह सकता है, बरसों तक कुछ न कुछ प्रोटेक्शन उसको मिलेगा। फिलहाल हम यह नहीं जानते कि वो प्रोटेक्शन कितना कारगर होगा, लेकिन माना जा रहा है कि वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो अमेरिका के सेंट लुइस वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है जो कहती है कि माइल्ड कोविड इन्फेक्शन से उबर चुके लोगों में एंटीबॉडी 1 साल से ज्यादा उम्र भर बनी रह सकती है। इस स्टडी का आधार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्टडी की गई है
उसमें एक वैज्ञानिक आधार दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया कि इस तरह की सेल्स बनती हैं, तो यह माना जा सकता है कि ये सेल्स लंबे समय तक रहती हैं और व्यक्ति को अगर अगली बार इन्फेक्शन होता है तो उसमें वो उसका इम्यून सिस्टम इमीडिएटली प्रभावकारी हो सकता है और काम करने लगता है। तो जो स्टडी की गई है उसमें टी सेल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उस आधार पर वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेसिस दी है कि संभव है वह लंबे समय तक प्रोटेक्शन रहे, लेकिन जो वास्तविक दुनिया में होता है उसमें हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक हम ऐसा उतना समय नहीं गुजर जाए और जब तक इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं मिले तब तक हम उसके बारे में पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल इम्यूनोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर उन्होंने देखा कि इसमें कुछ सेल्स हैं जो बोन मैरो में होती हैं। बाकी बीमारियों में अगर यही परिस्थिति होती है तो उन बीमारियों से व्यक्ति लंबे समय तक बचा रह सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि लंबे समय तक एक प्रोटेक्शन देंगी। अब फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि वो प्रोटेक्शन किस हद तक होगा। कुछ प्रोटेक्शन होगा कि सफिशिएंट या पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार एक हद तक होता है, लेकिन वास्तविक में जब लोगों को उतना समय गुजर जाएगा हमें कुछ और वैज्ञानिक तथ्य और आधार मिलेंगे जो उन व्यक्तियों पर मिलेंगे जिनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया और उसके बाद उनके कुछ समय गुजर जाने के बाद उनके एंटीबॉडी स्तर गिर जाता है, तो उसके बाद भी क्या उनमें प्रोटेक्शन रहेगा। तो जो स्टडी की गई है वो सिर्फ एक सैद्धांतिक रूप बताती है कि बाकी बीमारियों में ऐसा होता है, इसलिए संभवतः इस बीमारी में भी इस तरह का लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिल जाए। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि यह एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है। जब इस तरह की कोई भी बात आती है तो माना जाता है कि अगर जो टी सेल बन गए या मेमोरी सेल पड़े हुए हैं उसके बावजूद व्यक्ति को समय समय पर थोड़ा कुछ एक्सपोजर होता रहता है, इससे समय समय पर वो सेल्स एक्टिवेट होते रहते हैं और एक स्तर बना रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोविड-19 का वायरस है और किसी को कोविड-19 वैक्सीन लग चुकी है, अगर कुछ सालों बाद उसमें एंटीबॉडी का स्तर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसको नेचुरल एक्सपोजर से थोड़ा बहुत असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो जाए और उससे वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो फिर वो आगे अगले कुछ सालों के लिए प्रभावकारी हो जाएगा। तो फिलहाल वो वैज्ञानिकों ने एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संभव है कि वो एंटीबॉडी से और टी सेल से प्रोटेक्शन लंबे समय तक रहे, लेकिन इसको अंतिम सत्य की तरह नहीं लिया जा सकता। जैसा कि आप कह रहे थे कि जब तक हमारे पास जो है रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं होता, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि स्टडी का मतलब कितना सच है ये और इसको कितना हम लेकर चल सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अगर हम देखें, जब हमने देखा कि कई स्टडीज़ ने कहा कि 8 से 9 महीने रहती है, तो 6 से 8 महीने रहती है और अब ये कह रही है कि उम्र भर भी रह सकती है, तो आने वाले दिनों में इसके नतीजे, अगर हमारे पास कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आता है तो इसके नतीजे जो हैं हमारे लिए कितने कारगर है, कितने मतलब की हैं? ओके, तो इसमें मैं 2 बातें साफ करना चाहूँगा। पहली बात कि एंटीबॉडी एक अलग मार्कर होते हैं और टी सेल्स और बी सेल्स एक अलग मार्कर होते हैं। तो अधिकतर स्टडीज बताती हैं कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, जैसे 6 से 9 महीने। हो सकता है उससे कुछ व्यक्तियों में, चुनिंदा व्यक्तियों में लंबे समय तक रहें, लेकिन जब भी कभी औसत की बात की जाती है कि जैसे एंटीबॉडी 6 से 9 महीने रहते हैं, तो हम बात करते हैं अधिकतर लोगों में। उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें 1 साल 2 साल तक रह सकते हैं। तो हमें फिलहाल यह समझने की जरूरत होगी कि कितनी आबादी में कितने समय तक रहते हैं। मोटे तौर पर कहा जाता है कि करीब 80% लोगों में 6 से 9 महीने तक एंटीबॉडी रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 1 साल पर हो सकता है 50% में रहें, 18 महीने पर हो सकता है 30% में रहें। तो समय के साथ एंटीबॉडी का स्तर गिरता जाता है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, और कुछ समय बाद एंटीबॉडी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर जो स्टडी आई है उससे पता चला है कि प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 से 9 महीने ही रहे, लंबे समय तक रह सकता है, 1 से 2 साल तक। और फिर उसके बाद टी सेल से जो के आधार पर जो तथ्य मिल रहा है उससे कहा जा सकता है कि एंटीबॉडी भले ही गिर जाए, वो टी सेल के माध्यम से और भी लंबे समय तक प्रोटेक्शन रह सकता है। लेकिन इस बात का प्रूफ तभी मिलेगा
जब वैक्सीनेशन के बाद उतना समय निकल जाएगा जितना हम बात कर रहे हैं। जैसे हमें जानना है कि क्या वास्तव में व्यक्ति 2 साल तक प्रोटेक्टेड रहता है, तो अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस साल के शुरुआत में स्टार्ट हुई है, तो 2 साल गुजर जाने के बाद ही हम उसको पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितनी प्रतिशत आबादी में हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पर इससे एक आश्वासन मिलता है कि वैक्सीन के माध्यम से जो इम्यूनिटी रहेगी वह पर्याप्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरा यह भी इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक बात निश्चित होगी कि व्यक्ति को भले ही थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम हो जाए, लेकिन हमें उसको पूरी तरह से दोबारा से फुल इम्यूनाइजेशन देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि फिलहाल 2 शॉट किसी वैक्सीन के दिए जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं होगी। हो सकता है सिर्फ एक शॉट बूस्टर से काम चल जाए, बूस्टर का एक ही शॉट देना होगा। साथ में इससे यह भी हो सकता है कि अगर टी सेल्स के माध्यम से प्रोटेक्शन है तो बूस्टर शॉट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई फ्रीक्वेंसी या बूस्टर शॉट लगाने का अंतराल भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर टी सेल से प्रोटेक्शन है तो फिलहाल माना जा रहा है कि करीब 1 साल में बूस्टर शॉट देने की जरूरत होगी हर व्यक्ति को जो पहले वैक्सीन ले चुका होगा। लेकिन अगर उसमें टी सेल से लंबे समय तक प्रोटेक्शन है तो हो सकता है कि उसको 1 साल की बजाय 18 महीने पर के अंतराल पर बूस्टर शॉट देने की जरूरत पड़े। हो सकता है 2 साल पर बूस्टर शॉट देने की जरूरत पड़े, और बेस्ट केस सिनेरियो में संभव है कि नहीं भी पड़े, हो सकता है 5 साल में। लेकिन इसमें काफी सारे अननोन हैं, हम फिलहाल कुछ बातों को नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर वायरस में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे वैक्सीन जो फिलहाल दी जाने वाली वैक्सीन का असर कम हो रहा है या उसकी एफिकेसी कम मानी जाती है, तो फिर उस लंबे समय प्रोटेक्शन का इतना मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक प्रोटेक्शन उस वायरस के खिलाफ होगा जो उस समय सर्कुलेट कर रहा था। लेकिन अगर वायरस बदल गया तो फिर वो प्रोटेक्शन मायने नहीं रखेगा। तो हमें सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ये ऐसी जानकारियां हमारे पास लगातार आती रहती हैं, वैज्ञानिक रिसर्च आते रहते हैं जो हेल्पफुल हैं, लेकिन उनके आधार पर एकदम से कोई भी निष्कर्ष जो फाइनल मान लिया जाए निकाल लेना भी जल्दबाजी होगा। क्या कोई तरीका है एंटीबॉडी मेजर करने का और ये पता लगाने का कि वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है या नहीं? आमतौर पर किसी भी व्यक्ति में किसी बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए जानने के लिए हम उनमें एंटीबॉडी का स्तर को मापते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है तो उसके बाद आप उसमें एंटीबॉडी स्तर माप सकते हैं, और उनको अगर वो एंटीबॉडी उस पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से ऊपर आते हैं तो माना जाता है कि वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहेगा। जब इस तरह का एंटीबॉडी लेवल ज्ञात होता है तो हम उसे प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। कुछ बीमारियों में हम जानते हैं कि कितना एंटीबॉडी होने पर व्यक्ति प्रोटेक्टेड है और कब वो प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन फिलहाल कोविड-19 के संदर्भ में हम यह नहीं जानते कि प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी क्या है। उदाहरण के तौर पर जितने भी टेस्ट किए जाते हैं कोविड-19 एंटीबॉडी के, वो सिर्फ यह बताते हैं कि इस व्यक्ति में एंटीबॉडी उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन उनका फिलहाल यह कोई मार्कर नहीं है कि उस उपलब्ध होने से व्यक्ति प्रोटेक्टेड है या नहीं है। मोटे तौर पर माना जाता है कि अगर एंटीबॉडी बन गई है तो वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरी चीज है कि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर एंटीबॉडी है तो माना जाता है कि वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर उससे कितने भी ज्यादा एंटीबॉडी हो तो वो अतिरिक्त प्रोटेक्शन नहीं है, और समय के साथ वो एंटीबॉडी गिरने भी लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि अगर एंटीबॉडी की उपलब्धता मात्र यह नहीं बताती है कि व्यक्ति को क्या गारंटेड प्रोटेक्शन है, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड लेवल ऑफ एंटीबॉडी नहीं जानते। लेकिन कोविड-19 वैक्सीन में एक खास बात और है, वो यह है कि ये वैक्सीन टी सेल बनाते हैं। अब उन टी सेल्स को तो मेजर नहीं किया जाता है आमतौर पर, वो सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च में ही मेजर किया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें बोन मैरो में जाना होता है और वो इन्वेसिव प्रक्रिया है, कुछ रिस्क है, तो और ना उसकी इस तरह से जरूरत है कि हर व्यक्ति में टी सेल नोटिस किया जाए और मेजर किया जाए। तो जो फिलहाल रिसर्च आ रही है उससे माना जा रहा है कि टी सेल से माध्यम से प्रोटेक्शन होगा। तो इस संदर्भ में फिर एंटीबॉडी का जरूरत महसूस होती है, सिर्फ यह जानने की, एंटीबॉडी मेजरमेंट की जरूरत होती है सिर्फ यह जानने के लिए कि किसी को वैक्सीन दी गई तो उसने क्या उस पर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया, लेकिन उसके बियॉन्ड इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और यही वजह है कि उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाने के बाद एंटीबॉडी मेजर कराने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि उसमें टी सेल्स भी बन जाएंगी
और उसको बी सेल्स भी जो एंटीबॉडी भी रहेंगी, एंटीबॉडी समय के साथ गिर जाएंगी, और उसके बाद जब एंटीबॉडी गिर भी जाएंगी और टेस्ट करने पर एंटीबॉडी नेगेटिव भी आती हैं, तो भी व्यक्ति टी सेल्स के माध्यम से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो फिलहाल मेरा मानना है कि जब तक हमको नहीं पता चलता कि क्या प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी है, तब तक हम सुनिश्चित रहें कि बी सेल्स और टी सेल्स के माध्यम से ग्रुप लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे ही हमारा वैज्ञानिक नॉलेज इसके बारे में बढ़ेगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। वैसे भी व्यक्तिगत रूप से इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि आपको कितना एंटीबॉडी बना है। फिलहाल हम यह कर सकते हैं कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हैं, हम वैक्सीन को लेंगे, उनको मान सकते हैं कि वैक्सीन प्रभावकारी हैं और वो एंटीबॉडी बनाती हैं और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिलहाल ये प्रोटेक्शन 6 से 9 महीने जब माना जा रहा है। आने वाले समय में और कुछ रिसर्च बता रहे हैं कि 1 से 2 साल तक रहेगा। वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि एज अ सिटीजन और नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो वैक्सीन आ रही हैं उनको लगवाएं। जब समय के साथ वैज्ञानिक नए रिसर्च पर आएंगे और जो भी नई मशवरा दी जाएगी उसका पालन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो कुल मिलाकर बात हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे अब कोरोना से संक्रमित हुए हों या नहीं हुए हों, हर किसी के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। आज के कोरोना कवरेज में इतना ही। मिलते हैं आपसे इस रविवार कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप हाथ धोते रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।